गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। लक्ष्य ऊंचा रखो, दृष्टि साफ रखो, मंजिल अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में 2023 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, राजस्थान में रखा है। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के दिशा निर्देशों ने राजस्थान में 2023 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए काम कर रहे सिविल सोसाइटी संगठनों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान किया है। इन दिशा निर्देशों का फोकस स्थानीय पंचायतों, स्कूल प्राधिकरणों और बाल संरक्षण अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने पर है, ताकि हर राज्य में व्यक्त बाल विवाह की प्रथा पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके। बाल विवाह को जीवन साथी चुनने के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है और इसे व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को किसी भी व्यक्तिगत कानूनों के प्रतिबंधों के बिना सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निवारण, संरक्षण और अभियोजना मॉडल को अपनाने पर जोर दिया है, ताकि 2006 के अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। यह नियम बनाता है कि बाल विवाह व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है जापान, यूएसए, भारत, चीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है, जापान ने जो लॉन्च किया है सैटेलाइट लकड़ी का, है ना। जापान के वैज्ञानिकों ने सतत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक नया कदम उठाते हुए लिग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में लकड़ी की संभावना का परीक्षण करना है, जिसमें भविष्य में अंतरिक्ष निवारण और संरचनाओं में लकड़ी का उपयोग किया जा सकता है। सैटेलाइट को स्पेस एक्स मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक भेजा गया, जहां यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर 6 महीने तक परिक्रमा करेगा। भविष्य के लक्ष्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर लकड़ी आधारित संरचनाएं स्थापित करने के लिए 50 वर्षीय रणनीति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नवंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एडुपुरम का दौरा किया। महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया। अपने दौरे के दौरान नायडू ने एक लाभार्थी संतम्मा को गैस सिलेंडर सौंपा और उनके चूल्हे पर चाय बनाकर इस पहल का समर्थन किया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसमें उन्हें स्वच्छ रसोई ऊर्जा का मुफ्त में लाभ मिलेगा। योजना के तहत महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। यह पहल आंध्र प्रदेश में जीवन स्तर सुधारने के लिए नायडू की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष शिक्षा सहायता के लिए थल्ली की वंदनम कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने निगोला चक्कुबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया है? पहला ऑप्शन हमारे पास मणिपुर, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा मणिपुर। निगोल चक्कुबा मणिपुर के मैतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे पूरे राज्य में धार्मिक उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। मैतेई कैलेंडर के या गई महीने के दूसरे दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार पारिवारिक संबंधों और एकता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीत हासिल की? पहला ऑप्शन है हमारे पास मैक्स वेस्टेपन, दूसरा है चार्ल्स लेक्लेयर और सी है लुइस हैमिल्टन, डी है खुशमेनी। तो करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेस्टेपेन। ब्राजील में मैक्स वर्स्टापेन की शानदार जीत ने फार्मूला फर्स्ट जगत को अचंभित कर दिया है। साओ पाउलो के इंटरलागोस सर्किट पर कठिन और बारिश से भरे हालातों में 17वीं पोजीशन पर शुरुआत करते हुए वर्स्टापेन ने जीत हासिल की।
उनकी इस अविश्वसनीय ड्राइविंग कुशलता और दृढ़ता ने न केवल फेस को प्रभावित किया बल्कि लुइस है मिल्टन और फर्नांडो अलोंसो जैसे कई विश्व चैंपियन ड्राइवरों की प्रशंसा भी हासिल है। इस जीत के साथ ही वर्स्टपेन अपने लगातार चौथे विश्व चैंपियन के और भी करीब पहुंच गए हैं, जो उन्हें फार्मूला फर्स्ट के महानतम ड्राइवरों की श्रेणी में ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने भारत को जैव ईंधन संगठन का मुख्यालय बनाने की पुष्टि की है? पहला ऑप्शन है हमारे पास विदेश मंत्रालय, नेक्स्ट रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा विदेश मंत्रालय। जो जैव ईंधन संगठन का जो मुख्यालय बनाने की पुष्टि रखी है वो विदेश मंत्रालय ने रखी है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में भारत ने ग्लोब बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ आधिकारिक तौर पर मेजबान देश समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में संगठन के सचिवालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस समझौते पर विदेश मंत्रालय के सचिव दम रवि और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने हस्ताक्षर किए हैं, जो कि जीबीए के आंतरिक महानिदेशक भी हैं। जीबीए को 9 सितंबर 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया, जिसकी पहल भारतीय प्रधानमंत्री और 8 अन्य देशों के नेताओं द्वारा की गई। संस्थापक सदस्यों में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर सहित अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटर यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है? पहला ऑप्शन है असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स असम। असम ने चेक पोस्ट की जो ये शुरुआत की है। इसके बनने से दोनों देशों के बीच व्यापार करने में आसानी होगी। दरंगा में शुरू हुआ इंटीग्रेट चेक पोस्ट 14.5 एकड़ इलाके में फैला है और यह पर भारत भूटान सीमा से 700 मीटर अंदर है। इस चेक पोस्ट में ऑफिस, पार्किंग स्थल, सामान लादने और उतारने की जगह, वजन तोलने की व्यवस्था, गोदान और चेक पोस्ट में काम करने वाले अधिकारियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चेक पोस्ट को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ने विकसित किया है। ये चेक पोस्ट एक ऐसी जगह पर बनी है जहां ये दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी की सुविधा बहुत बेहतर है। भारत में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 27 इस चेक पोस्ट में कनेक्टेड है, वहीं भूटान की तरफ भी समुदाय जोगखार राजमार्ग मौजूद है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और भूटान के बीच साल 2023-24 में 160 करोड़ डॉलर का व्यापार रहा और यह भूटान के कुल व्यापार का 73% है। भारत भूटान को पेट्रोल, डीजल, यात्री कार, चावल, मोबाइल फोन, सोयाबीन तेल, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, मालवाहक आदि निर्यात करता है। वही भारत भूटान से फेरो सिलिकॉन, मैग्नीशियम, इलायची, लोहा इस्पात के उत्पाद आदि खरीदता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय एयरटेल ने किस राज्य के सीमावर्ती शहरों में 4G नेटवर्क शुरू किया है? पहला ऑप्शन फ्रेंड्स हमारे पास लद्दाख, नेक्स्ट है मणिपुर, अगला है आंध्र प्रदेश और नेक्स्ट है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स लद्दाख ने स्टार्ट किया है जो 4G नेटवर्क है ना। भारत एयरटेल ने सीमावर्ती शहर गलवान और दौलत बेग ओल्ड में अपना नेटवर्क शुरू करने के लिए भारतीय सेना के साथ सहयोग किया है। एयरटेल ने कारगिल, सियाचिन, गलवान, डीब्यू और चांगथांग क्षेत्रों में 17 मोबाइल टावर लगाए हैं, जिससे लद्दाख के दूर दराज के गांव तक टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। एयरटेल ने इस काम को पूरा करने के लिए लेह सिग्नल्स के साथ मिलकर काम किया है। गलवान और दौलत बेग ओल्डी दोनों लद्दाख में भारत चीन सीमा पर काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ किस फिल्म के 18वें संस्करण का आयोजन होगा? पहला ऑप्शन है बाजार, नेक्स्ट है रेड सूच और थर्ड है परफेक्ट नंबर, डी पे है ए माइनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाजार है ना। इस साल बीएन ग्रुप लाइब्रेरी में 208 फिल्में देखने के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें से 145 फीचर फिल्में, 23 मीडियम साइज फिल्में और 30 शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएगी। इससे फिल्म निर्माताओं को ग्लोब फिल्म प्रोग्राम्स, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स एजेंटों और इन्वेस्टर्स से जुड़ने का अवसर मिलेगा। फीचर्स और मीडिया साइज वाली कैटेगरी में 12 फिल्मों नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाई है। इस पहल का उद्देश्य कहानीकारों को उनके दृष्टिकोण को दुनिया के साथ साझा करने के लिए सशक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पास,
किस राज्य का सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन है ओडिशा, नेक्स्ट मणिपुर, अगला आंध्र प्रदेश और अगला है राजस्थान। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ओडिशा। प्रधान की पहल सिर्फ 3 बच्चों से शुरू हुई थी। अब कई राज्यों में 2,50,000 छात्रों तक पहुंच चुकी है, जो जमीनी स्तर पर बदलाव को दर्शाती है। प्रधान एक इनोवेटिव इंजीनियर और शिक्षाविद है। उनका जन्म ओडिशा के बरालगांव में हुआ और वे हायर एजुकेशन के लिए भोपाल गए। वे एशिया की पहली यूनिवर्सिटी रॉकेट टीम VSLV के मुख्य डिजाइनर थे। रोहिणी नैयर पुरस्कार की स्थापना प्रख्यात अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर की स्मृति में संगठित रोहिणी नैयर फाउंडेशन ने की है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक सशक्त पत्र और ट्रॉफी दी जाती है। सतरजम संगतम को पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, किस तारीख राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 7 नवंबर, 8 नवंबर, 5 नवंबर, 3 नवंबर। तो फ्रेंड्स, ये जो कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 नवंबर को। हर साल 7 नवंबर को देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के साथ ही कैंसर से जूझ रहे मरीजों का हौसला बढ़ाना है। यह पहली बार 7 नवंबर 2014 को मनाया गया था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारत को पोलियो मुक्त बनाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। 1996 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स ग्लोब सर्वेयर को लॉन्च किया है। 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में वंदे भारत गीत की रचना की थी। 1862 में मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मौत हुई थी।